ठोस अवस्था। आज ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ये ठोस क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं ठोस क्या होते हैं। हम किसी भी वस्तु को ठोस कब बोलते हैं, ठोस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ठोस का। ठोस का पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास पास स्थित होते हैं, एकदम पास पास स्थित होते हैं। और हम जानते हैं कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। तो जो ठोस होते हैं उसके अणु पास पास स्थित होंगे, एकदम अत्यंत ही पास पास स्थित होते हैं। द्रव के अणु थोड़ा अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और गैस के अणु बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। अतः इन गैसों को कंप्रेस भी किया जा सकता है। द्रव को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है और ठोस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ठोस के अणु एकदम पास पास स्थित होते हैं, अतः यह ठोस कहलाते हैं। अवयवी कण परस्पर अत्यंत प्रबल आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। किसमें? ठोस में। अब इसके बाद जानते हैं कि ये ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जैसे कि सोडियम क्लोराइड और अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि कांच और रबर। तो हम समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, क्या अंतर है इन दोनों में। तो पहला, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। मतलब उसमें अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई निश्चित समन्वय नहीं होता। दूसरा होता है पराश्रयी व्यवस्था। तो पराश्रयी व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित एवं दीर्घ होगी और अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित एवं लघु पराश्रयी व्यवस्था होती है। विदलन, विदलन मतलब होता है यदि किसी तेज धार वाले किसी औजार से यदि क्रिस्टलीय ठोसों को काटा जाए तो वह एकदम चिकने और प्लेन कटते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि कांच और रबर, यदि उसको तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो वह खुरदुरे कटते हैं। यह दिखने में चिकने तो लगते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखने पर वह खुरदुरे प्रतीत होते हैं। चौथा होता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र इसमें जो है असतत पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस में, और क्रिस्टलीय ठोस में सतत पाया जाता है। गलनांक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कम और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक उच्च होता है। मतलब ज़्यादा गर्म करने पर ही अक्रिस्टलीय ठोस पिघलते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कम गर्म करने पर ही पिघलने लगते हैं। अगला है दैसिकता। दैसिकता में क्रिस्टलीय ठोस विषम दैसिक होते हैं। विषम दैसिक मतलब यह 2D 3D हो सकते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। सातवां अंतर है प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं क्योंकि इनकी ज्यामिति व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच और रबर यह छद्म ठोस कहलाते हैं। इसके माइक्रोस्कोपी लेवल में अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसके अणु अविन्यस्त हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से ज्यामिति में नहीं घिरे होते हैं। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस, चूंकि हम लोग को अक्रिस्टलीय ठोस को नहीं पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस इंपॉर्टेंट है और इसी को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या है। क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक ठोस, दूसरा होता है ससंयोजी ठोस, और तीसरा होता है धात्विक ठोस, और चौथा होता है आणविक ठोस। तो आयनिक ठोस जैसे कि NaCl। आयनिक ठोस में आयनों के बीच में ज्यामिति होती है, जैसे कि प्रत्येक सोडियम अणु, प्रत्येक सोडियम परमाणु, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु, प्रत्येक 6 क्लोरीन परमाणुओं से घिरा होता है
और इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस जैसे कि जितने भी कार्बन के अपरूप हैं मुख्यतः सहसंयोजी ठोस होते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस इसमें यह एक तत्व की भांति होता है जिसमें अवयवी कणों की संख्या समान होती है या अवयवी कण एक जैसे होते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन के धातु में उसके प्रत्येक परमाणु आयरन के ही होते हैं, तो वे आयरन के परमाणु उस लोहे में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वह एक ज्यामिति बनाते हैं। तो यह भी क्या है, धात्विक ठोस। एग्जाम्पल में आयरन यानी लोहा, चांदी और सोना इसको ले सकते हैं। अब देखते हैं आणविक ठोस। यह आणविक ठोस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके अंतर्गत अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध आबंधित ठोस आते हैं। तो अध्रुवीय ठोस में जैसे कि क्लोरीन Cl2 और CH4 यानी कि मीथेन, यह जो है अध्रुवीय ठोस है। अध्रुवीय क्यों? क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्यूबल है पानी में, इसलिए यह अध्रुवीय कहलाते हैं। दूसरा है ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस जैसे कि HCl और अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए यह ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। और अगला है H आबंधित, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जैसे कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O यानी कि पानी, वो किस रूप में, बर्फ के रूप में। तो ये जो है H आबंधित ठोस कहलाते हैं। अगला देखते हैं क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत स्टूडेंट्स लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल एक ही चीज़ होते हैं। तो बता दूं कि क्रिस्टल जालक अलग चीज़ है। क्रिस्टल जालक में होता क्या है, यह एक जाल है। नाम से स्पष्ट है कि यह क्रिस्टल जालक मतलब एक जाल के समान संरचना। इसमें परमाणु एक के बाद एक अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं और यह एक प्रकार से कहा जाता है कि क्रिस्टल का पूरा संजाल होता है। जैसे कि पहला परमाणु A हो गया तो दूसरा परमाणु B, तो तीसरा परमाणु A तो चौथा परमाणु B, पांचवा परमाणु A, फिर वैसी A है तो उसके नीचे में B और B है तो उसके नीचे में A। इस प्रकार से ये व्यवस्थित होती हैं। ये क्रिस्टल जालक कहलाते हैं क्योंकि ये पूरे जाल के समान है और एक पूरे क्रिस्टल को डिनोट करते हैं। लेकिन यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इसी क्रिस्टल जालक का एक सूक्ष्मतम पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा। यदि एक सेल को ले लिया जाए इस जालक का तो वह क्या कहलाता है? यूनिक सेल कहलाता है, यूनिट सेल। तो यह जो यूनिट सेल है वो बहुत सारे आकृति में होते हैं। मुख्यतः हम दो आकृति वाले यूनिट सेल को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे घनीय और दूसरा पढ़ेंगे विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आयताकार होते हैं, इसके प्रत्येक पृष्ठ और आकार में लंबे होते हैं। और घनीय जो कि 6 वर्गीय फलकों से मिलकर के बना होता है। तो यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है द्विविमीय और दूसरा है त्रिविमीय। द्विविमीय तथा त्रिविमीय यूनिट सेल। तो द्विविमीय में क्या होता है? द्विविमीय यूनिट सेल, इसको देखेंगे तो कोई भी लंबाई और चौड़ाई जिसमें दो ही विमा हो, यदि एक विमा क्या है, लंबाई A है और दूसरा विमा क्या है, लंबाई B है, तो इस प्रकार से यह क्या होता है? द्विविमीय यूनिट सेल होता है। लेकिन त्रिविमीय जाए तो उसमें घनीय और विषम लंबाक्ष दो तरह के घनीय त्रिविमीय जालक दिखाई देते हैं। तो त्रिविमीय जालकों में घनीय को देखेंगे तो घनीय में सबसे पहला होता है सरल घनीय जालक, सरल घनीय सेल। इसमें जो परमाणु होते हैं वो घन के कोनों पर ही स्थित होते हैं, केवल घन के कोनों पर ही स्थित होते हैं और कहीं पे भी परमाणु नहीं पाए जाते। यह सरल घनीय जालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला है अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंतः केंद्रित घनीय जालक मतलब कि यदि परमाणु
घन के कोनों के अतिरिक्त इस पूरे घन के बीचों बीच यानी सेंटर पॉइंट में भी एक परमाणु स्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित घनीय जालक कहते हैं। अगला है फलक केंद्रित घनीय जालक। हाँ, यहां अंतः केंद्रित घनीय जालक के लिए एग्जाम्पल क्या है? सीजियम क्लोराइड और अंतः केंद्रित घनीय जालक। फिर आता है फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक में परमाणु घन के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक पृष्ठ यानी प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र मतलब हर घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो सभी फलकों के केंद्र पर भी स्थित होंगे परमाणु कोनों के अतिरिक्त। तो इस तरह के घनीय जालक फलक केंद्रित घनीय जालक कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसमें एग्जाम्पल है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये जो क्रिस्टल जालक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ब्रेवेस, ऑन ब्रेवेस ने, AUGNT, ब्रेवेस। ऑन्ट ब्रेवेस ने सबसे पहले क्रिस्टल जालक के बारे में बताया था। ये कहाँ के हैं? फ्रांस। फ्रांस के ऑन्ट ब्रेवेस ने सबसे पहले क्रिस्टल जालक के बारे में बताया था। दूसरा, एक चीज और याद रखने वाली बात यह है कि क्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं। एमॉर्फस, जिसका मतलब होता है कि किसी भी आकृति का ना होना, जिसका कोई आकृति ना हो उसे एमॉर्फस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में एमॉर्फस कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अगला देखेंगे विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष घनीय जालक या विषम लंबाक्ष यूनिट सेल में पहला है सिंपल टाइप का। यह जो है सेम टू सेम घनीय जालकों की तरह ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? वर्गाकार फलकों के बजाय आयताकार फलक होंगे। 4 आयताकार फलक, ये जो है 1 2 3 4 आयताकार फलक होंगे जो कि 90 डिग्री एंगल पे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर नीचे का वर्गाकार होंगे। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग विषम लंबाक्ष कहते हैं। तो यह भी सेम है, सिंपल रहेगा, सिंपल क्यूबिक सेल, जैसे कि हमने HF का देखा था घनीय में। इसमें घनाभ के कोनों पर ही इसमें क्या होते हैं? परमाणु स्थित होते हैं। और दूसरा, इसके घनाभ के कोनों पर होने के अतिरिक्त इसके पूरे घनाभ के सेंटर में भी एक ठो परमाणु पाया जाता है। और फेस सेंटर्ड में सेम वैसी है, हर फलकों के सेंटर में एक्स्ट्रा पाया जाता है घनाभ के कोनों के अतिरिक्त। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है इंड सेंटर्ड। तो इसको समझते हैं। इंड सेंटर्ड मतलब कि अंत्य केंद्रित घनीय जालक। अंत्य केंद्रित क्या होता है? इसमें परमाणु घनाभ के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक घनाभ मतलब जैसे कि अल्टरनेट, ऊपर है तो नीचे, दाएं है तो बाएं, सामने है तो पीछे, इस अल्टरनेट क्रम में एक एक परमाणु स्थित होते हैं। जैसे कि चित्र में बायां और दायां स्थित है, वैसे ये हो सकता है कि सामने और पीछे में हो या ऊपर और नीचे में हो, लेकिन अल्टरनेट क्रम में ही रहेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित घनीय जालक कहते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट जो है वो है इकाई सेल के घनत्व की गणना। इकाई सेल के घनत्व की गणना कैसे करते हैं? तो इकाई सेल के घनत्व की गणना के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। उस फार्मूला को देखिए, यह है ρ = Zm/A³ जो किसको डिनोट करता है? एवोगैड्रो संख्या को, जो यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ क्या है? Z कणों की संख्या है, M धातु का परमाणु भार है, A विमा या भुजा है और N एवोगैड्रो संख्या है जिसका वैल्यू क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। और रो घनत्व को डिनोट कर रहा है, इकाई सेल के घनत्व को। रो को एक्चुअली में पुस्तक में इस टाइप से दिखाया गया होता है, लेकिन लेटर में हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसे। तो
जेड, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेड कैसे? कणों की संख्या, यदि वह एससीसी हो, सिंपल क्यूबिक सेल हो, सिंपल क्यूबिक सेल हो तो उसके लिए वैल्यू जेड का 1 होगा। यदि वो बॉडी सेंटर्ड हो, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। यदि वह फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगा, तो उसके लिए जेड का वैल्यू एफसीसी यानी 3 होगा। उसके लिए एफसीसी का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, जहां m इज इक्वल टू 40 ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 किसके लिए? बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, तथा a इज इक्वल टू 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12। तो यहाँ पे यदि a का वैल्यू को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। किसको चेंज करने पर? 200 नैनोमीटर को चेंज करने पर। तो फार्मूले से देखते हैं कि फार्मूला क्या था हमारे पास। रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन नॉट। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 हो गया। किसका? m इज इक्वल टू 40। यहाँ पे m इज इक्वल टू 40 हो गया। और z इज इक्वल टू, बीसीसी के लिए z का वैल्यू कितना है? 2 है। फिर a का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दिए 2 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे a में क्या है? क्यूब है, तो इसका भी हॉल क्यूब लगा दिए। इंटू एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आगे इसको सॉल्व करने पर 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 एंड नीचे में 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर 10 टू द पावर -8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 8 3 जा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। माइनस में 24 आ गया। इंटू इसका जो एवोगैड्रो नंबर है उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए। उतारने के बाद रो इज इक्वल टू 80 को हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 8 को 0.8 लिख सकते हैं और 24 को 23 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.8 से 10 को रिप्लेस किए हैं, 10 मल्टीप्लाई निकाले हैं उससे। तो ये यहाँ से 24 में इसका यदि 10 टू द पावर 24 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 टू द पावर -23 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख लिए? रो इज इक्वल टू 80 अपॉन 0.8 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको घटाने पर ऊपर 100 बच जाएगा और नीचे में मात्र 6.023 बच जाएगा, क्योंकि ये 23 माइनस में है, ये का कैंसल, और ये 23 प्लस में है, वो कैंसल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? 100 अपॉन 6.023। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमारे पास 16.6030 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आने का इसका कारण है कि घनत्व, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान, मैस अपॉन आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन का यह क्या होता है? अनुपात होता है। तो एक हम लोग क्यूब बना लेते हैं। ये हो गया क्यूब। क्यूब में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई के लिए a, चौड़ाई के लिए भी a और ऊंचाई के लिए भी a। तो ये तीनों विमाएं क्या होंगी? a क्यूब बना लेंगी, क्योंकि a इंटू a इज इक्वल टू a क्यूब। इसी a क्यूब का मान यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने घनत्व की गणना करना सीखा और आगे हम लोग इस चैप्टर के आगे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। आगे के लिए तैयारी करके रखिएगा आप लोग सिलेबस में
दिया हुआ है संकुलन, ठोसों का संकुलन। संकुलन क्षमता, रिक्तियां, घनीय इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष, ठोसों के विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक अर्धचालक तथा कुचालक, एन तथा पी टाइप अर्धचालक। इसको आप लोग पढ़ के रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी स्टूडेंट तक इसे पहुंचाएं। नेक्स्ट पार्ट में यदि पार्ट इसका ख़त्म हो जाता है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, तो न्यूमेरिकल को भी मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। सो थैंक यू।